हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने लच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन आता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है। इसने अश्वमेध कर्ता विक्रमंक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। यानी समुद्रगुप्त जो है वीणा भी बजाता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हर्षेण था। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। हर्षेण किसका दरबारी कवि था? तो हर्षेण किसका दरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख किसका है? हरिशेण का है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले, नोटेड पॉइंट में देख रहे हैं, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। गया तथा नालंदा, गया एवं नालंदा से मिले 2 ताम्रलेख में समुद्रगुप्त का परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके समय में चीनी बौद्ध यात्री फहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। आप चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपड़क क्या थे? फलित ज्योतिष के विद्वान थे। अमर सिंह कोषागार थे। शंकु वास्तुकार थे। बेताल भट्ट घटकरपर वाराह मिहिर खगोल विज्ञानी थे एवं वर रुचि जैसे विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा पंडित एवं एक कवि भी था। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने कराई थी। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने कराया था। गिरनार पर्वत पर जो झील स्थित थी
सुदर्शन झील जिसका नाम था, उसका पुनरुद्धार करवाया, मतलब ठीक ठाक करवाया। टूट फूट गई होगी तो ठीक ठाक करवाया उसका। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। किसको किया? पर्णदत्त को। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। इसके बाद इसके शासक को गोपना, इसके शासक को क्या कहा जाता था? देश के शासक को क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी या प्रांत थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। इसके शासक क्या कहलाते थे? उपरिक कहलाते थे। भूमि के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख क्या कहलाते थे? विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, यानी ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक कहलाता था। एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम विष्टि राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला कर भी कहा जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। पहला, क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि। दूसरा, वास करने योग्य भूमि। तीसरा, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि। चौथा, सिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। सिल ऐसी भूमि को कहते थे जो जोतने योग्य नहीं होती थी। अपरहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। अपरहत क्या हुआ है? ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्तकाल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक कला केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? गुप्त काल के शासकों ने। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। आगे देख लेते हैं गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिर, यानी गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। विष्णु मंदिर कहाँ है? मंदिर और स्थान। विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नयना कुठार मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था।
गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। दशावतार मंदिर अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिसमें गुफा संख्या 16-17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा जाता है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्घृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिलाधार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है, इसलिए बाइबिल के लिए इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा है लब्ध प्रणास, पांचवा है अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण को बताया। आर्यभट्ट पहले भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसने घोषणा की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती। वराहमिहिर ने बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, बृहज्जातक और लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्रकृति इतिहास और भौतिक भूगोल के विषयों पर चर्चा की गई है। ब्रह्मगुप्त इस युग के महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत एवं पूर्व कल्पना कर ली, प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकार्ण ने पशु चिकित्सा पर हस्त्यायुर्वेद लिखा। नवनीत कम की रचना गुप्त काल में की गई है। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियां दी गई हैं। आगे है पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य के नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनवाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, मच्छकटिकम का मतलब होता है माटी की खिलौना गाड़ी। इसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है मच्छकटिकम। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की संस्कृत नाटक है। देवी चंद्रगुप्तम किसका नाटक है? विशाख दत्त का, जो कि संस्कृत नाटक है। यह गुप्त राजा रामगुप्त की कहानी है, जो अपनी रानी ध्रुव देवी को एक शक
आक्रमणकारी को सौंपने का फैसला करता है, लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त रानी के वेश में दुश्मन के शिविर में प्रवेश करता है और दुश्मन को मार डालता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा शकुंतला के प्रेम की कथा है। द्वितीय भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ है। ऐसी प्रथम रचना है भगवत गीता। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। नगरों का क्रमिक पतन गुप्तकाल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।